हाँ जी, एपीटी की एग्जाम्पल नंबर, अच्छा ये मैंने इसके अंदर टाइप ही नहीं की, चलो इसीलिए एग्जाम्पल नंबर ये कौन सी की थी अभी, 6 7 होगी। एग्जाम्पल 7, आपने ये तीनों स्टॉक शेयर्स को कहते हैं, आपने इनका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। करें जी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। इस एग्जाम्पल में उसने कहा 3 फैक्टर्स हैं। ये जो मार्केट लिखा हुआ है इसको मैं कह देता हूं इंटरेस्ट रेट। पता नहीं मार्केट क्या चीज़ है, पूरा नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल है कुछ मसला है। इंटरेस्ट रेट, 3 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और एक्सचेंज रेट। कितने फैक्टर हैं? 3, और तीनों का रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है निकाल के, आर एम माइनस आर एफ करके दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम दिए हुए हैं। ये देखो लिखा हुआ है रिस्क प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम, यानी इसमें आर एम ऑफ 1 माइनस आर एफ, फिर ये आ गया 4.5 किया हुआ उसने, और ये नीचे क्या दिया हुआ है टेबल में, बीटा दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? बीटा दिए हैं, हर फैक्टर के ये बीटा दिए हुए हैं। 3 स्टॉक्स हैं या 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं, आर एफ कितने परसेंट है? 1.2%। तो रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ईच स्टॉक बाय यूजिंग एपीटी। करें जी, मार्केट जगह इसको इंटरेस्ट रेट लिख दें, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट की फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन, सारे मैक्रो इकोनॉमिक, टैक्स रेट्स की फ्लक्चुएशन, मनी सप्लाई की फ्लक्चुएशन, जीडीपी की फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ मुझे लगता है ये मार्केट से मुराद इकोनॉमिक, इकोनॉमी ओवरऑल। जी, ये फॉर्मूला है ना, ये वाली शक्ल आपने लगानी है, ये आर एफ एक दफ़ा प्लस करना है, हर फैक्टर का बीटा और उसका रिस्क प्रीमियम अलग-अलग आएगा। जी, ये सारा कैपम ही है, बस इसमें कि हर फैक्टर को अलग-अलग लेना है, बीटा और उसका प्रीमियम, बस और कुछ नहीं है। ये तंग करने के लिए आएगा ज़्यादातर, वैसे कैपम आता है क्योंकि कैपम इसमें डाटा सारा दिया हुआ है, उसमें कैपम का डाटा बनाना पड़ता है, बीटा शीटा ये वो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैपम। करें, पहले करें फिर देखते हैं।
कर लिया है? आपस में बराबर कर लिए। अच्छा जी, देखिए जरा क्या आंसर आता है। उसने क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले हर स्टॉक की और कैपा मॉडल से निकालनी है। ओ, बाय यूजिंग एपीटी। एपीटी, हाँ जी, फॉर्मूला लिखेंगे। रिस्क फ्री रेट, पहले फैक्टर का बीटा और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ, रिस्क प्रीमियम पहले फैक्टर का प्लस दूसरे फैक्टर का बीटा और उसका रिस्क प्रीमियम, तीसरे फैक्टर का बीटा और उसका रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। मैं वो माइनस नहीं करके दिखा रहा, खुद दिया हुआ है। आप बाकी आप वो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है आप ये वाला फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम। कि नहीं सर हमने यही शक्ल लिखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं कटने। कि अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया तो क्या बनेगा। अच्छा, तो आ जाए जनाब, हमारा जो रिस्क फ्री रेट था वो था मेरा ख्याल है 1.2%। ये मैं ए शेयर के लिए कर रहा हूँ पहले। प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट का बीटा 1.2, दूसरे फैक्टर का बीटा दिया हुआ है -0.8, -0.8, तीसरे का बीटा दिया हुआ है, हाँ जी, तीसरे फैक्टर का बीटा दिया हुआ है 1.1। अब इसका रिस्क प्रीमियम क्या दिया हुआ है, 4.5%, 1% रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था ना, चलें कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है, और 3%। तो ये आपके पास स्टॉक ए का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 1.2%। इसको करेंगे 1.2 इंटू 4.5, 1.2 इंटू 5.04, ये माइनस में आ जाएगा 0.8, और ये अगला जो है ये आ जाएगा 3.3। तो ये स्टॉक ए का क्या आता है, स्टॉक मतलब शेयर 9.1%। ऐसे ही फिर बाकी भी निकलेंगे। तो बताएं जी, स्टॉक ए का और बी का क्या आता है, 8.4%, और स्टॉक सी का, स्टॉक शेयर्स को कहते हैं 10 तो ये हर स्टॉक से आपका ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो ये ईपीटी मॉडल बस इतना सा था। आपने एक फैक्टर लेने की बजाय, कॉन्सेप्ट सारा वही है, ठीक है। 1976 में इसको स्टीफन रॉस ने बनाया। वो रॉस इकोनॉमिस्ट था और साथ फाइनेंस का बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी किताब भी है रॉस की, कॉर्पोरेट फाइनेंस की, बड़ी अच्छी किताब है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें, हर चीज़ की लॉजिक दी हुई है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। अच्छा जी, आ जाए जनाब, आगे चलें। अगला मॉडल, तीसरा मॉडल कौन सा हमने करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल।
मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है इसका मकसद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना नहीं है। इस मॉडल का मकसद असल में क्या है, किसी भी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लेना। स्टॉक मार्केट में चाहे उस कंपनी की प्राइस बिक रही है, लेकिन आप खुद निकाल के देखते हैं कि हमें ये शेयर कितने का लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, कहीं ये ओवर प्राइस शेयर तो नहीं है। ओवर प्राइस शेयर क्या होता है, आप डिविडेंड मॉडल से या किसी भी मेथड से वैल्यू निकालते हैं तो शेयर की वैल्यू बनती है 25 रुपए, यानी आपको शेयर 25 रुपए पे लेना चाहिए। इस वक्त स्टॉक मार्केट में वो 30 पे बिक रहा है, आप ऐसे शेयर को कहेंगे ओवर वैल्यूड। क्या कहेंगे? इसके मध्य मुकाबिल होता है अंडर वैल्यूड शेयर। वो क्या होता है कि हमने डिविडेंड मॉडल या कोई भी मॉडल लगाया, उसके मुताबिक वैल्यू निकली 25 रुपए, इस वक्त वो मार्केट में 20 पे ट्रेड हो रहा है, तो आप समझ लें वो अपनी असल वर्थ से नीचे ट्रेड हो रहा है। अंडर वैल्यूड शेयर अच्छा होता है, ओवर वैल्यूड शेयर बुरा होता है। बुरा होता है कि मतलब अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो जल्दी जल्दी बेच दो, और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की ओवर वैल्यूड को। ओवर वैल्यूड अच्छा नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बच्चे कहते हैं स्टॉक मार्केट में भी तो मार्केट वैल्यू होती है। बेटा स्टॉक मार्केट में मार्केट वैल्यू ज़रूर होती है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनीज की होती है, नॉन लिस्टेड कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, अगर चलो स्टॉक मार्केट में होती भी है मार्केट वैल्यू, तो हमें उस वैल्यू पे शेयर लेना भी है कि नहीं लेना। हमने ये चेक करना होता है कि इस प्राइस पे लेना मेरे लिए वाइबल है या मुझे किस प्राइस पे लेना चाहिए, तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का जो मेन पर्पस है जी, क्या पर्पस है इसका? इसका मेन पर्पस है कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यू और ऑर्डिनरी शेयर। वो जो आपको क्वेश्चन में एक ऑर्डिनरी शेयर की, प्रेफरेंस के लिए भी लग सकता है, एक ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है ना, वो निकालना, कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर। मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था यार, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको कल एग्जांपल्स करवाई थी, तो ये एग्जांपल में कहीं पे दिया हुआ था, जैसे ये एक शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है, 4.20 का, तो ये 4.20 को इंटू 10 मिलियन कर दिया। अब आपको ये 4.20 अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का मकसद क्या होता है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस मॉडल के पीछे असूल क्या है, बल्कि ये असूल तो वैसे हर जगह पे इस्तेमाल होगा, हर जगह पे ये असूल इस्तेमाल होगा। इस मॉडल के पीछे क्या असूल है, बल्कि हर जगह पे ये असूल इस्तेमाल होगा। वो असूल क्या है? आपने किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू निकालनी हो, आपने किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी निकाल लें। जितनी उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी होगी उसका टोटल वो मार्केट वैल्यू है। आपको उससे ज्यादा पैसे उसको नहीं देने। मैं मिसाल देता हूं, आप एक दुकान खरीदना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक दुकान आप अनारकली में ले सकते हैं और एक दुकान आप अपने घर के पास कोई ले सकते हैं, छोटी सी दुकान है। अब आप मुझे बताएं कौन सी दुकान महंगी मिलेगी या आपको महंगी पैसे ज्यादा लगा के ले लेनी चाहिए? अनारकली वाली दुकान क्यों ज्यादा ले लेनी चाहिए या उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों निकलेगी? क्योंकि जो उस दुकान से फ्यूचर कैश फ्लोज आने हैं ना, वो ज्यादा आने हैं। तो असल में अगर वो आपको कहे जी मैं ये दुकान आपको 2 करोड़ की दूंगा, आप कहेंगे अच्छा। आप साथ वाले इधर उधर इन्वेस्टिगेट करके कहेंगे जी एक दिन में कितनी को सेल हो जाती है यहाँ पे साथ आसपास की दुकानों से, जो भी है, या कितना को किराया, अगर मैं दुकान ले लूँ तो कितना को किराया मिलता है, ये वो प्रॉपर्टी डीलर से पूछेंगे। तो अगर आप दुकान लेके किराए पे देना चाह रहे हैं तो आप उस दुकान की वैल्यूशन कैसे करेंगे? उसके फ्यूचर रेंटल्स की पीवी। अगर आप उस दुकान में खरीदने के बाद कोई अनारकली में कपड़े कुपड़े का ही काम होता है ज़्यादा, आप भी कोई गारमेंट्स का काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप आसपास से रिसर्च करके देखेंगे यार एक दिन में कम से कम सेल हो
तो कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो कितनी होगी। ईद त्यौहार का सीज़न है तो सेल कुछ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आम दिनों में सेल कम होगी, तो वो एवरेज करके आप देख लेंगे कि कितनी सालाना या सेल है। और दुकान आपको पता है कौन सी कोई 1 साल 2 साल बेनिफिट देगी, उसने तो जब तक आपके पास दुकान है तो आपको फॉर एवर उससे फ़ायदा आता ही रहना है, परपेचुटी पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इवन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी अगर आपको किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी हो या मार्केट वैल्यू निकालनी हो, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक स्टैंडर्ड है, उसमें भी ऐसे ही है कि किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू आपने निकालनी हो तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो इसी पे किया जाता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आपकी टोटल वर्थ है। चाहे ये बात आप शेयर्स पे लगा दें, शेयर्स पे किस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे बताओ। अगर शेयर्स मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मुझे पीवी किस चीज़ की निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने दुकान में रेंटल इनकम की निकाली, डिविडेंड्स की। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, फिर उसके भी डिविडेंड्स मिलते हैं इन्वेस्टर को, उसकी पीवी निकाल लें। अगर मैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट की निकालना चाह रहा हूँ, वो हम फोरकास्ट कर लेंगे ना। डिविडेंड की फोरकास्टिंग जब आप पूरे एनपीवी की प्रोजेक्ट की कर सकते हैं तो डिविडेंड की नहीं कर सकते फोरकास्टिंग एज एन इन्वेस्टर। क्या कहते हो, समझ आ रही है? वो होगा ये कि पिछले जो अभी इन्होंने इस दफ़ा डिविडेंड दिया है उसकी बुनियाद पर पिछले 5-6 सालों को देखेंगे, यार इनका डिविडेंड कितना ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों में। चलो फिर आप उतना ही तकरीबन अगले 5 सालों में 6 सालों में अजम्पशन होंगी, नो डाउट। वो अजम्पशन की वजह से आपकी वैल्यू थोड़ी कम ज़्यादा निकलेगी, लेकिन कुछ तो वैल्यू आएगी। बिल्कुल हवा में तीर तो नहीं ना चलाएंगे आप, समझ आ रही है? मसलन आप अनारकली की दुकान की वैल्यू निकालते हैं, वो आती है 1 करोड़, वो मांग रहा है 2 करोड़। आप कहेंगे यार बहुत गैप है, इतनी तो वर्थ ही नहीं है इसकी। लेकिन आपके मुताबिक उसने मांगा है 2 करोड़, आपके मुताबिक उसकी आ रही वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख। आप कहते हैं यार कुछ सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, निगोशिएशन में थोड़ा उसको नीचे लाएंगे, थोड़ा हम जाएंगे, डील फाइनलाइज हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये तरीका होता है किसी भी एसेट को ख़रीदने से पहले उसकी वैल्यूएशन का। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब यहाँ कौन सी हम प्रॉपर्टियाँ वगैरह खरीद रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं ऑर्डनरी शेयर्स के इन्वेस्टर्स को। ऑर्डनरी शेयर के इन्वेस्टर अगर शेयर को खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदने से पहले ऑर्डनरी शेयर की मार्केट वैल्यू वो निकालना चाह रहा है, तो ऑर्डनरी शेयर पे तो एक ही चीज़ आती है, डिविडेंड इनकम। क्या आती है? डिविडेंड इनकम आती है मेन। तो आपने उस डिविडेंड इनकम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। ऑर्डनरी शेयर्स में भी डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, प्रेफरेंस शेयर में भी मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो उसके डिविडेंड्स की पीवी आएगी। बॉन्ड की या डेट की निकालनी हो, बताएं डेट की, अगर आपने किसी भी डिबेंचर वगैरह की मार्केट वैल्यू, बैंक लोन की नहीं होती, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो फिर जी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? अगर तो वो रिडीमेबल है तो इंटरेस्ट भी मिलता है और आखिर में रिडम्पशन भी मिलती है, उनकी पीवी ले लो। समझ आ रही है? और अगर आप क्या नाम है इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं तो उस पर तो सिर्फ क्या मिलना है, इंटरेस्ट ही मिलना है, असल पैसे तो कंपनी में चलते हुए वापस नहीं मिलते। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल क्या है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या और भी वैल्यूएशन मॉडल हमें ये गाइड करते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डिविडेंड मॉडल के मुताबिक अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालनी है या मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स की। और फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी किस रेट पे निकालनी है, शेयर होल्डर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। हाँ हमारे पास रहेंगे, नहीं तो किसी के पास चले जाएंगे, कंपनी तो नहीं ना बंद हो रही। क्या चीज़? हाँ वो गेन जो है ना, वो गेन जब आप वो गेन लेंगे तो मसला ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर गेन आपस में ले रहा है। समझ आ रही है? कंपनी जो है, कंपनी गेन कोई नहीं दे रही, कंपनी तो नहीं ना दे रही, वो तो इन्वेस्टर ने पर्सनली, उसको बोलते हैं होम मेड डिविडेंड। समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमने डिविडेंड्स में वही लेना है जो कंपनी से मिल रहा है इन्वेस्टर को। समझ आ रही है? तो प्रिंसिपल क्या है जी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का, कि फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे निकालनी है,
शेयर होल्डर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, जिसको हम केई कहते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स पे, जो ख़रीदना चाह रहा है, जो भी शेयर होल्डर कंपनी में बनना चाह रहा है, उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे या केई पे, कैपम से निकलेगी ये केई, ठीक है। यानी इसके लिए जो केई है, असल में मॉडल हम अभी केई के लिए नहीं पढ़ रहे, डिविडेंड मॉडल अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आप कहेंगे सर जी इसके फ्यूचर डिविडेंड पकड़ें और जो कंपनी का जो केई रेट है उस पर डिस्काउंट कर दें, फ्यूचर डिविडेंड्स को किस पे डिस्काउंट कर दें, केई पे। तो आ जाए जनाब, फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ एक कंपनी है जिसका डिविडेंड जो है वो 25 रुपये पर शेयर है और इन्वेस्टर को 25 रुपये पर शेयर फॉर एवर मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब क्या है, मेरे पास शेयर है मुझे मिल जाएगा, आपको बेच दूं आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलना किसी, बंदा चेंज हो सकता है लेकिन मिलना इन्वेस्ट शेयर होल्डर को है। कंपनी के लिए तो आप शेयर, मैंने तो मना किया था, माजरत मैंने तो मना कर दिया था, मेरी नहीं आपने लानी, मैं जिस दिन पीनी होगी खुद रिक्वेस्ट करूंगा। कैल्शियम किलर है, ठीक है, और मेरे वो थायराइड की वजह से, चाहे कैल्शियम किलर है ना, तो मेरे थायराइड की वजह से वो कैल्शियम पहले ही कम है, जब मैं एक और किलर ऊपर डालता हूँ तो काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए चाय कम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देनी है, सर दर्द शुरू हो जाते ना पिए, बड़ा मसला है। तो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ जनाब, एक कंपनी है जिसकी तरफ से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कितना डिविडेंड मिलेगा। कंपनी कहती है जी आपको 25 रुपये पर शेयर हम देते आ रहे हैं और हमारी नीयत है मुस्तकबिल में भी, 25 तो वैसे बहुत ही ज़्यादा है, चलो कंपनी कहती है हम 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देते हैं, माजी में भी देते रहे हैं और आगे भी हमारी पॉलिसी यही रहनी है, हमने डिविडेंड की अमाउंट नहीं बढ़ानी, ये डिविडेंड आपको मिलता रहेगा जब तक आप शेयर अपने पास रखें फॉर एवर, हमने फॉर एवर यही देना है। इन्वेस्टर कहता है अच्छा मैंने 5 रुपये लाने पर शेयर। फिर इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, अगर वो कैपम से रिस्क को देखते हुए कंपनी में वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तय करता है 10%, तो इसकी पीवी निकाल के दिखाओ ज़रा मुझे, क्या पीवी आएगी, निकालो पीवी, इस डिविडेंड की पीवी निकालो, इस डिविडेंड की पीवी निकालो 10% के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, 10% लिख दो या 0.10 लिख दो। ये शेयर होल्डर जो शेयर लेना चाह रहा है ये उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 50 है, कैसे निकाली 50, 50 डिवाइडेड बाय, हाँ 5 डिवाइडेड बाय 0, क्यों ऐसा क्यों किया है, परपेचुटी है, हाँ डिविडेंड फॉर एवर मिलने हैं ना, इस मेरे पास शेयर है मुझे मिल जाएगा, आपके पास है आपको, कंपनी ने तो देना ही नहीं, फॉर एवर जब तक कंपनी चल रही है। तो परपेचुटी का फॉर्मूला होता था कैश फ्लो ओवर आर, ये फॉर्मूला लगा है। इसी फॉर्मूले को अगर हम और रिफाइन करें तो आपने असल में क्या किया है, वो जो हमारा आम कैश फ्लो ओवर आर वाला फॉर्मूला होता था, आपने असल में ये किया है कि डिविडेंड को ऊपर रखा है, केई से डिवाइड कर दिया है। बात समझ आ रही है, डिविडेंड ये वो उससे ही निकला हुआ है फॉर्मूला, नहीं बात समझ आई, इसको बोलते हैं, ये जो मैंने ये फॉर्म, कितना जवाब आता है 50। यानी अगर ये बंदा कंपनी से 5 रुपए का डिविडेंड कमाना चाहता है फॉर एवर, और इसका अभी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी का आज का 10% है, ये चेंज होता रहता है कंपनी के रिस्क के साथ, तो आज जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% है और 5 रुपये डिविडेंड हो, तो इसको 50 रुपए से ज़्यादा ये महंगा शेयर नहीं लेना चाहिए। अगर इसको कहीं से 60 रुपए का मिल रहा है उसे क्या माजरत पाइन जो तो 50 आएगा लवांगे, अगर इसको 48 का मिल रहा है तो फिर ले ले, क्योंकि 50 की तो वैल्यू इसने निकाली है अपनी डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक। क्या ये बात मैं अपनी समझा पाई हूँ आपको, आपने डिविडेंड्स की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये जो मैंने किया है इसको बोलते हैं, इसका नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद या विदाउट ग्रोथ, इसका प्रॉपर क्या नाम है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ। क्या मतलब है इसका, कंपनी कहती है कि हमने माजी में भी जितना डिविडेंड दिया है आज भी दिया है, मुस्तकबिल में भी उतना ही देंगे, हमने डिविडेंड में सारी जिंदगी इजाफा करना नहीं, साड़ी कसम है। हाँ कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देगी 5 रुपए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस मेथड में आपने किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी हो,
थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, लेकिन कुछ कंपनीज ये करती हैं। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा डी डिवाइडेड बाय के ई, वो इसी से निकला हुआ है, इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, कैश फ्लो ओवर आर, इससे निकला हुआ है। लेकिन आपने वो नहीं याद करना, आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, डी डिवाइडेड बाय के ई। हाँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना कम होगा आप उस पर उतना महंगा खरीद सकते हैं, जितना ज़्यादा होगा वो कम आप, हाँ इनवर्स रिलेशन है ना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो आप महंगा भी खरीद सकते हैं, ठीक है जी बेटा। ये पहला हो गया डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ का, ये फॉर्मूला है, कर लेंगे कि नहीं। इससे क्या निकल रही है, मार्केट वैल्यू, पीवी ऑफ डिविडेंड्स। अगर आपने केई निकालनी हो, क्या निकालनी हो, केई निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला रीअरेंज किया जा सकता है। वैसे यहां पे वैसे डी से क्या मुराद है, डिविडेंड पर शेयर, और यहां अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है तो फिर केई आपको कैपम से या एपीटी से निकालनी पड़ेगी, डिविडेंड मॉडल से केई नहीं आ सकती। यहाँ की केई के लिए आपको कौन सा ऊपर जो मेथड बता कर रहे हो, कैपम या एपीटी। डिविडेंड मॉडल से मार्केट वैल्यू भी निकालना चाह रहे हो, डिविडेंड से केई तो नहीं निकल सकती ना। तो जब भी डिविडेंड मॉडल, असल ओरिजिनल डिविडेंड मॉडल का मकसद यही है कि आपने उसे मार्केट वैल्यू निकालनी है और उसके लिए जो केई चाहिए वो कैपम या एपीटी से निकाल दो, किसी भी और तरीके से निकाल दो, डिविडेंड मॉडल से नहीं निकल सकती केई, ज्यादातर कैपम से निकाली जाती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही। अच्छा, अगर आपने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करना हो कि नहीं ये फॉर्मूला तो सर ने बताया था मार्केट वैल्यू निकालनी हो, अगर हमने फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई निकालनी हो तो फिर ये फॉर्मूला रीअरेंज होकर क्या बन जाएगा, फिर आपका फॉर्मूला रीअरेंज होकर क्या बनेगा, डी ऊपर ही रहेगा, के उधर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या ये इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें तो इस वक्त अगर मार्केट प्राइस 50 रुपए है, कितनी प्राइस है, अगर मैं 50 रुपए में मार्केट में अभी पैसे दे के शेयर खरीदता हूं और उस पर मुझे 5 रुपए का डिविडेंड मिलता है, माजी में भी मिलता रहा कंपनी को, अब मुझे भी मिलेगा, इसका मतलब है जो मैं पैसे लगा रहा हूं उन पैसों के बदले मैं 5 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% निकल आया। यानी मैं मुस्तकबिल में, क्योंकि ये प्राइस है, ये प्राइस चेंज होती रहेगी तो वो चेंज होता रहेगा, समझ आ रही है। तो 50 रुपए दे के 5 रुपए कमा रहा हूं तो कितना रिटर्न है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन वो हमने तो फॉर्मूले को क्या किया है, रीअरेंज किया है। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसको अगर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख दूँ, ज़रा साफ़ सुथरा करके, या उस हिसाब से कि आपके लिए रटना ज़रा आसान हो जाए, रटना आसान हो जाए, तो क्या है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ओरिजिनली मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने का मॉडल है, और अगर आपने इसमें मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो फिर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डी डिवाइडेड बाय के ई, जिसमें डी क्या था हमारा ऑर्डिनरी डिविडेंड, अभी ऑर्डिनरी शेयर के लिए कर रहे हैं, प्रेफरेंस के लिए भी ऐसे ही होगा, ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर रुपीज़ में होगा, ये परसेंटेज में नहीं लेना, रुपीज़ में लेना है, कैश फ्लोज की ले रहे हैं। और के ई क्या है, शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इसको निकालने का तरीका हम कैपम से, ये किसके थ्रू निकालेंगे, या कैपम से निकाल लो या इसको किससे निकाल लो, एपीटी से निकाल लो। शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कैपम से निकाल लो या एपीटी से निकाल लें, दोनों मेथड्स काबिल कबूल हैं। ज़्यादातर वैसे डाटा कैपम का ही दिया होगा इसके लिए। अब इसी को मैं रीअरेंज करने लगा हूँ। अगर हमने मार्केट वैल्यू पर शेयर ना निकालनी हो बल्कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो आपको इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा मजबूरी में। तो अगर आपने इसी मॉडल से केई निकालनी हो तो फिर आपको मार्केट वैल्यू गिवन होगी, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसमें मार्केट वैल्यू गिवन होगी तो केई निकल सकती है, ये और एन के दरमियान। पेपर में दोनों चीज़ें नहीं आएंगी डिविडेंड मॉडल से, या मार्केट वैल्यू आएगी या केई। मैंने वैसे कहा था हमारा फोकस इस चैप्टर में क्या है ज़्यादा,
कि ये हम आप दोबारा भी पढ़ेंगे मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, लेकिन अभी बताना ज़रूरी था बेसिक्स, ताकि आपको ये याद रह जाए। पता लग गया डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद आ जाए अगला, डिविडेंड मॉडल का जो दूसरा वर्जन है, ये पहला वर्जन है। बास कंपनीज होती हैं जिन्होंने कहा होता है कि भाई हम डिविडेंड बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि सारी जिंदगी 5 रुपए ही मिलना है आपको, हम डिविडेंड को बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा डिविडेंड बढ़ाने का रेट होगा ना वो हर साल कांस्टेंट होगा, 5% डिविडेंड इंक्रीज होगा। कि क्या होगा डिविडेंड, यानी अगर आपका अभी 5 रुपए डिविडेंड है तो अगले साल 5 रुपए को 5% बढ़ा के देंगे, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको भी 5%। इस तरह वो कहते हैं हम परपेचुटी पे 5% बढ़ाते जाएंगे। क्या बढ़ाते जाएंगे, 5%। इसको बोलते हैं फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ। इसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट परसेंटेज में दिया होगा। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ये डिविडेंड का ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि ये कंपनी ने रिसेंटली अभी 5 रुपए पे किया है डिविडेंड, और इन्होंने बताया है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये क्लेम किया है, ये कर रही है, या डेटे को देख के पता चल रहा है कि ये हर साल डिविडेंड को 5% ग्रो करें। ग्रोथ अमाउंट में नहीं दिया होगा, ग्रोथ रेट किस में दिया होगा, परसेंटेज में। ठीक है जी। तो इधर अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी वही पीवी निकालनी है, लेकिन यहां जो परपेचुटी इस्तेमाल होगी वो एक खास परपेचुटी होती है, इसको कहते हैं विद ग्रोथ परपेचुटी। ये फॉर्मूला चलेगा मार्केट वैल्यू पर शेयर का, ये फॉर्मूला चलेगा। या मार्केट वैल्यू अगर दी हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, तो वैसे डिविडेंड मॉडल मैंने कहा था मार्केट वैल्यू का है। जी जनाब, हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक जवान, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्या पढ़ रहे हैं। मोबाइल छोड़ दें, अब आपने मोबाइल पकड़ा तो आपको पार्टी पड़ जानी है। हैं बैठे बैठे मैसेज करी जा रहे हो हैं। अच्छा हाँ, बस 5% बढ़ा के दूंगी जी। अब नहीं मोबाइल पकड़ना, नहीं तो बट कराई करीब ही है, भूख भी मुझे लगी हुई है। अच्छा, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकालनी है, इसमें भी आपने प्रेजेंट वैल्यू यही निकालनी है, कैश फ्लो ओवर आर। ये फॉर्मूला जो है ना ये होता है विदाउट ग्रोथ परपेचुटी का। किसका होता है, एक परपेचुटी होती है जिसमें ग्रोथ हो, वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं कि आपकी फिगर परपेचुटी पे ग्रो करेगी और परसेंटेज ग्रोथ रेट सेम है। वो फॉर्मूले की शक्ल वो ये नहीं होगी, वो शक्ल ये होती है आर माइनस जी। ये परपेचुटी विद ग्रोथ के फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो इससे डिविडेंड मॉडल का फॉर्मूला कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर और डिवाइडेड बाय क्या करना है, आर माइनस जी, ये होता है। ये फॉर्मूला किस चीज का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी विद ग्रोथ का। हमने लेकिन डिविडेंड लिखने हैं, तो मैं ये फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला तो हरगिज नहीं है, ये तो परपेचुटी विदाउट ग्रोथ का होता है। ये फॉर्मूला पहले कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहां आके इस्तेमाल हो रहा है। ये बना कैसे, इसकी डेरिवेशन हमारे स्कोप पे नहीं है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करते हुए लिख देता हूं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी। जी बताओ भाई क्या बनेगा फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी, इसी को बनाओ जरा। कैश फ्लो की जगह क्या लिखना है, कैश फ्लो की जगह क्या लिखना है, किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। हमने कहा था जब भी आपने मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 1 साल बाद का फ्यूचर डिविडेंड है, इसकी जगह डिविडेंड रख देंगे। आर ई की जगह शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रख देंगे और माइनस जी। ये फॉर्मूला है, ऊपर वाला तो मैं बिठा रहा हूँ, एक्चुअली ये प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, लेकिन ऐसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी जो विद ग्रोथ है, ये फॉर्मूला है जी मार्केट वैल्यू का अगर डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो करे। क्या फॉर्मूला है, D1
डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, KE माइनस डी, ठीक है। तो इसमें अब D1 का क्या मतलब है बताएं जी। D1 का मतलब होगा डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद का ये डिविडेंड है, आज का नहीं है, आज से 1 साल बाद का फ्यूचर डिविडेंड। D1 का मतलब ये नहीं है कि आपकी AGM हुई, डिविडेंड अनाउंस हुआ और आपने हफ्ते बाद पे करना है तो आप उसको कहते D1, नहीं। जो डिविडेंड अभी अनाउंस हुआ है ना, चाहे वो अभी हफ्ते बाद देना है, महीने बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, वो D1 नहीं है, वो तो आज का जीरो का है। अगले साल का डिविडेंड, 1 साल बाद का डिविडेंड, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर है, ये दिया होता है मोस्टली। अगर ये दिया हो तो ठीक है, अगर ये ना दिया हो तो कोई मसला नहीं। जो आज का डिविडेंड हम कंपनी ने अनाउंस किया या दिया है उसमें ग्रोथ शामिल कर लें। D1 अगर ना दिया हो तो कैसे आएगा? जी हाँ जी बिल्कुल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इशारा किया है अच्छा, तो आज आपकी ज़रा हालात शको शुबात में, इसीलिए आप कैलकुलेटर भी ऊपर रख के इस्तेमाल कर जेब में, अच्छा अच्छा, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, D1 क्या चीज़ है? डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। और ये जो D0 लिखा है मैंने, ये क्या होता है? रीसेंट ईयर का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है या पे हुआ है, अनाउंस हुआ है या पे हुआ है, जो भी हुआ है, लेना रीसेंट ईयर का है। रीसेंट का मतलब करंट ईयर, जीरो करंट होता है ना, करंट ईयर, आज का डिविडेंड। अच्छा, KE तो वही है, क्या है जी? KE क्या थी? शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसका प्रॉपर नाम है। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? अगर ये शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो कंपनी की जबान से बोलें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल देते हैं हम इसको। असल में एंगल है बोलने का, शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन हम इसको कंपनी के एंगल से बोलें तो KE है। वैसे ये फॉर्मूला शेयर होल्डर लगा रहा होता है, तो इसको हम या कैपम से निकालेंगे या APT से। बास टीचर इसके नीचे RE लिख देते हैं, वो कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो R लिखो। जब कंपनी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो KE लिख देते हैं। मैं नहीं चेंज करता, मैं KE या RE एक ही नोटेशन यूज करता हूँ, ऐसे खपने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, कर लेंगे ये। अब इसमें G क्या चीज है? कांस्टेंट। G क्या चीज है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ये दिया भी हो सकता है और इसको फाइंड भी करना पड़ सकता है, वो कैसे बताएंगे अभी नहीं कर रहे। चले, G आपको मोस्टली दिया होगा, अगर फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ, बल्कि वो आगे ही बताऊंगा, अभी ज़रूरत है नहीं। शुरू में अभी मैं बता दूँ सारा खप जाएंगे आप, छोड़ें अभी सिर्फ इसकी। हाँ जी, अब आपने, अगर मैं आपको मार्केट वैल्यू दे दूं और मैं कहूँ जी लो जी इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो, मुझे KE निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला रीअरेंज करके शक्ल, या तो इसी फॉर्मूले को लिख के रकमें लिख लें, KE निकाल लिया है। अब मार्केट वैल्यू गिवन होगी, याद रखें, KE अगर निकालनी हो तो मार्केट वैल्यू इज गिवन, ये याद रखना है। हाँ जी, क्या बनेगा फॉर्मूला रीअरेंज करके? हाँ जी, KE इज इक्वल टू क्या बनना है? मैं ज़रा चेक करता हूँ। अगर मैं, आपने नहीं लिखना, इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करें तो फॉर्मूले की ये शक्ल थी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 पूरी ब्रैकेट है KE माइनस G। अब आपका, क्योंकि मैंने KE निकालनी है तो ये सारा फैक्टर जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय KE माइनस G, ये बच जाएगा D1 अकेला, पूरी ब्रैकेट जाएगी उधर। अच्छा, अब हमें क्योंकि KE चाहिए तो अब मार्केट वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय MV, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने KE निकालना है तो ये जो G इधर माइनस हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, मैं चलो इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसके बाद G लिख दें। ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, डिवाइड पहले होना होता है बाद में जमा होना होता है, वो गलती से पहले जमा कर देते हैं बच्चे। D1 नहीं जी,
हाँ जी, वो नहीं करना ना, ये MV डिवाइड में है और ये बाद में अगर प्लस आ रहा है तो आप ये हरकत नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। आप ये करना चाह रहे हैं, ये नहीं, इनके तो न्यूमरेटर सेम ही नहीं है, MB और 1, ये तो हाँ G/1 है ना, वो D1 ओवर MB है, MB इज इक्वल टू 1 तो है ही नहीं। जी। दूसरी बात है, ये रुपीज़ में होगा, ये परसेंटेज में होगा, ये दोनों ऐड करने के काबिल ही नहीं है। दोनों दोनों लाइक विद लाइक, डिविडेंड रुपयों में होगा और जी होगा 5%, 2%, तो परसेंटेज ओपन, तो ये लैड कैसे करोगे? ये गलत है, ये अगर आप सोच रहे हैं गलत है। नहीं नहीं, वो उसका जो मैंने सही टेक्निकल एक चीज इसकी सोची है कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नहीं है, ये G/1 है, वो हाँ D1 जी ओवर ओवर MB 1 है, है। हाँ सही है, नीचे वाले डिनोमिनेटर फ़र्क है। चलो ठीक है जी, पता लग गया। अब मुझे इतनी लंबी स्टोरी इसको रीअरेंज करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बस वैसे ही मैंने आपको, कि अगर आप भूल जाए, वैसे मैं तो क्या करता हूँ, वो अगर फार्मूला वो याद है उसी में रकमें लिखो, फार्मूला रीअरेंज करो, बस ठीक है, एक्स रख के सॉल्व कर दो। एक फार्मूला याद रख लें। मैंने वैसे मार्केट वैल्यू का याद किया हुआ है, ये याद नहीं किए हुए, ये तो मैं रीअरेंज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डिविडेंड मॉडल जो है ना, डिविडेंड मॉडल वो असल में आपका मार्केट वैल्यू का मॉडल है। के तो हम उसमें जुगाड़ू तरीके से निकाल रहे हैं मजबूरी में, जब हमारे पास कोई और मेथड नहीं मौजूद, क्योंकि कैपम और एपीटी प्रेफरेबल है ओवर डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड में भी सुन लें, अगर एक सवाल विदाउट ग्रोथ से हो सकता है और विद ग्रोथ से हो सकता है, तो विद ग्रोथ वाला प्रेफरेबल है। क्यों? दुनिया में डिविडेंड ग्रो करते हैं, तभी तो कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ा पाती है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में से अगर कभी आपको एक सवाल में विदाउट ग्रोथ भी पॉसिबल है सर और विद ग्रोथ, मैं कौन सा करूं, तो आपने विद ग्रोथ पे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया। ये वाला मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर, साफ करके ज़रा लिख रहा हूँ, माइनस जी था, फिर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गई ये ब्रैकेट जो नीचे डिवाइड हो रही थी, D1, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट इधर ही रही, मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि मुझे जी नहीं चाहिए, सिर्फ के ई चाहिए, तो मैंने फार्मूले को, के ई को इधर ही रहने दिया और जी को दूसरी साइड पे ले गया। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये ब्रैकेट मैं लगा रहा हूँ, तो ये शक्ल है जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके लिए मार्केट वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू भी गिवन होगी, D1 कैसे निकलता है वो मैं पहले बताया हूँ, जी भी आपको गिवन होगा। समझ आ रहा है? अब आ जाए जी तीसरा तरीका। तीसरा तरीका, ऐसे थोड़ी होता है कि सारी कंपनीज डिविडेंड जो हैं वो कांस्टेंट रेट से ग्रो करे हर साल। मतलब एक कंपनी है, पहला मॉडल क्या था, डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ। एक कंपनी है, वो कहती है हमने माजी में भी 5 रुपए का पर शेयर डिविडेंड दिया और मुस्तकबिल में भी हमने 5 ही देना है। ठीक है, ऐसी कंपनी के लिए जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ इन डिविडेंड लेके चलेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है, कंपनी की पॉलिसी ये है कि उसने माजी में जो भी डिविडेंड दिए, ठीक है, कंपनी कहती है जो आज डिविडेंड है इससे आगे आपका डिविडेंड 5% पर एनम ग्रो करेगा फॉर एवर। हर पिछले साल के डिविडेंड में 5% की हम ग्रोथ देंगे, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसको बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद वेरिएबल ग्रोथ। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद वेरिएबल ग्रोथ। इसमें कंपनी कहती है जनाब, क्या कहती है कंपनी इसमें, कि जनाब हम अभी 5 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, अगले 2 साल तक तो कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अगले 2 साल तक, कोई ग्रोथ नहीं। मैं वैसे समझाने के लिए टाइमलाइन सी बना देता हूं। कंपनी अभी कितना डिविडेंड दे रही है, हमने वैसे फ्यूचर के डिविडेंड्स लेने हैं, ये तो वैसे मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है। कंपनी कहती है जी अगले 2 साल तक भाईजान कोई ग्रोथ नहीं दे पाएंगे हम। कोई ग्रोथ नहीं देने पाने का मतलब 0% होगा, तो कंपनी 5-5 रुपए डिविडेंड देगी। उसके बाद हम आपको 3% ग्रोथ देंगे पर एनम, लेकिन अगले 2 सालों के लिए। अगले 2 सालों में हम ग्रोथ कितनी देंगे, 3% पर एनम। ठीक है, तो फिर आप 5 रुपए को ग्रो करेंगे 3% बढ़ाना क्या आता है, 5 रुपए को 3% बढ़ाएं, 5.15 जी,
यानी डिविडेंड आपका पहले 2 साल में तो ग्रो नहीं करा, उसके बाद फिर चेंज हो गया ना ये रेट, चाहे एक दफ़ा चेंज हो जाए। मतलब यहाँ पे भी वो कह देता 0 होगा, यहाँ पे भी वो कह देता, तो चेंज तो आ गया ना बीच में, एक साल मसला पड़ गया, तो ये वेरिएबल ग्रोथ है। या तो सारे सालों में 0 0 0 हो, या सारे सालों में 3 3 3% हो। अगर सारे सालों में 3 3 3% है ना, तो वो मैंने चाहे टाइमलाइन जैसी मर्जी बना ली, ये वो बन रहा है, क्या नाम है इसका, कांस्टेंट। तो अब मैंने सिचुएशन क्या बनाई थी, वेरिएबल ग्रोथ। यानी अब मैं कंपैरिजन में बना ही दूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इतनी स्पीड से बात कर रहे हैं। तो अगर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ हो, नो ग्रोथ हो, तो अगर आज डिविडेंड 5 रुपये है तो साल बाद भी 5 रुपये होगा, 2 साल बाद भी 5 रुपये होगा, 3 साल बाद भी 5 रुपये होगा, बल्कि फॉर एवर ही 5 रुपये होगा। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ से फॉर एवर लिखना तो 4 से फॉर एवर लिख दें, लेकिन होगा 5 रुपये ही टाइम लाइन में। अगर कांस्टेंट ग्रोथ हो तो फिर क्या होगी, टाइम लाइन समझाने के लिए बना रहा हूँ। आज अगर 5 रुपये डिविडेंड है, कंपनी कहती है 3% ग्रोथ होगा, 3% होगा, 3% होगा, 3% होगा, फॉर एवर ही 3% हो। इसका मतलब है आप 5 रुपये को ग्रो करेंगे 3%, तो 5.15, आगे फिर 4, 304 है तो 30 बस, आगे 5.63, और जितना मर्जी ग्रो करती है, जितने मर्जी साल बना लो, होना 3% है। ये कौन सा मॉडल था, कांस्टेंट। कांस्टेंट के ऊपर देखें सारे सालों में 3 है। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, वेरिएबल ग्रोथ। उसमें ग्रोथ रेट चेंज होगा, चाहे एक दफ़ा भी चेंज हो जाए ना, तो वो वेरिएबल ग्रोथ है। तो है, हाँ हो सकता है, तो चेंज तो हुआ ना, फ्लक्चुएशन है जी, बिल्कुल। 5 रुपए का डिविडेंड है, कंपनी कहती है जी पहले साल तो हम कोई ग्रोथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन दूसरे साल आपका डिविडेंड ग्रो करेगा 4%, तीसरे साल आपका डिविडेंड ग्रो करेगा 3%, चौथे साल से ऑनवर्ड डिविडेंड ग्रो करेगा 2% पर एनम। अब आपका देखें इसमें कितनी दफ़ा चेंज हुआ है, 0 भी एक है, आगे 4, 2, मेरा ख्याल है 3 4 दफ़ा, 3 4 ग्रोथ रेट इस्तेमाल हो गए, एक नहीं है। ऐसे भी हो सकता है वो क्या है 0, इसके बाद 4% होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बीच में एक डिफरेंट आ गया है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। तो अब इस केस में कैसे करेंगे, अगर आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है डिफरेंट रेट से, तो सबसे पहले आपने फ्यूचर डिविडेंड्स निकालने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है इसमें, फ्यूचर डिविडेंड्स करना, वो प्रेजेंट वैल्यू ही है, लेकिन पहले क्या करेंगे, फ्यूचर डिविडेंड्स निकालेंगे। बताना जो पहले साल का था, जिसको D1 कहते हैं, वो 5 ही होगा। दूसरे साल का डिविडेंड, जिसको D2 कह सकते हैं, वो मेरा ख्याल है 5 रुपए में मैं कितना इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, 4%। बताना 5 तीसरे साल का डिविडेंड ना भी लिखेंगे D1 2, सिंपली आपने इंक्रीज करते जाना है। 5.20 को 3% ग्रो करना है। आगे क्या आता है, 5.36। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं, पहले मार्केट वैल्यू हमने सीखी, विदाउट ग्रोथ से उसी को रीअरेंज किया तो KE आ गई। फिर मार्केट वैल्यू सीख रहे हैं विद ग्रोथ से। ये क्यों मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि डिविडेंड मॉडल एक्चुअली KE का मॉडल नहीं है, जिस वजह से मजबूरी में मैं कर रहा हूँ, नहीं तो इस पर तो लहदा चैप्टर भी है। मर्जर एक्विजिशन में जाके ये दोबारा बताऊंगा मैं मार्केट वैल्यू, लेकिन वहाँ मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, वहाँ आके मैं कहूँगा ये किया हुआ है, ये फॉर्मूले पड़े थे। आ जाए विद ग्रोथ वाला ये टेक्निकल होता है, वहाँ घूम जाती है, तो मैं तो हमेशा टाइमलाइन बना लेता हूँ और ऊपर परसेंटेजेस। अच्छा, तो चौथे साल का डिविडेंड, चौथे साल से जो ऑनवर्ड है, ये D4, हाँ जी क्या आता है, 5.36 इंटू 1.02 जी, ले जी, ये फ्यूचर डिविडेंड्स आ गए। क्या आ गए, अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मिसाल के तौर पर KE 10% है, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही। अब आपने इन फ्यूचर डिविडेंड्स की एक एक करके PV निकालनी है, एक एक करके। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे,
पीवी ऑफ ये जो ऊपर डिविडेंड्स है, क्योंकि डिविडेंड मॉडल कहता है पीवी निकालनी है डिविडेंड्स की और केई रेट पे निकालनी है, जो केई मैं अपनी तरफ से ज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल 10%, ताकि कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो मैं टेबल शक्ल में कर लूँगा ईयर्स, दूसरी लाइन में लिखूँगा कॉम्प्यूटेशंस, क्या लिखूँगा, और फिर आगे पीवी। जी पहले साल का जो डिविडेंड था वो कितना था, और अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने 10% के केई पे, तो आप 1.10 -1 करेंगे। समझ आ रही है? पीवी है ना, आम से पीवी निकाल रहे हैं, इसको नहीं देखना वैसे ही, अब ये वाले पीवी निकल गया। हाँ जी निकालें जी, पीवी क्या आती है? सर इसकी पीवी आ रही है 4.55 55 रुपीज़। ये पर शेयर डाटा लेके चल रहे हैं। दूसरे साल का जो डिविडेंड है उसकी पीवी निकालें। 4.30 आगे तीसरे साल की आ रही है 4.03। कैसे आ रही है? 5.36 इंटू 1.10 रेस पर माइनस। अच्छा ये 4 से परपेचुटी पे है, 4 से क्या है ये, अब ज़रा देखें ये कैसे होना है। असल में जब भी परपेचुटी पे जाता है तो अब आपको परपेचुटी विद ग्रोथ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये ना कर देना 5.46 इंटू 1.010 रेस पर -4, ये नहीं करना। अगर खाली -4 किया तो ये चौथे, मैंने तो 4 से परपेचुटी पे निकालना है। तो परपेचुटी विद ग्रोथ वाला फॉर्मूला जैसे ये D1 पे लगाते थे ना, D1 पे, ये D4 पे लगाना है। अब आपका ये फॉर्मूला फिर क्या लगेगा, बल्कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ D4, ये D1 की जगह अब क्या आ जाएगा, D4 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। बताओ भाई प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या किया मैंने? ये मैंने परपेचुटी विद ग्रोथ की पीवी निकाली है। जो हम यहाँ पे D1 पे लगाते थे वो D4 पे लगना है। बताओ जी D4 कितना था? D4 अभी निकाला था 5.46 डिवाइडेड बाय KE थी 10%, और ग्रोथ रेट कितना था जी 2%, यानी इसकी मैंने 5.20 की पीवी निकाल ली। अच्छा जी अब ये 5.36 था, इसकी भी मैंने पीवी निकाल ली। इसके साथ मसला ये है कि ये परपेचुटी है, क्या है, विद ग्रोथ। तो इसके लिए फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 68.25। अब अगर आप 68.25 को इधर लिख देंगे तो गलत है। उसकी क्या वजह है? जब भी परपेचुटी को सॉल्व करते हो और डिलेड पर डिले हो, ये असल में ये सारा सॉल्व होके आंसर इधर निकलेगा। मैंने आपको परपेचुटी में समझाया था कि जब भी 1 से शुरू ना हो परपेचुटी, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको डबल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डबल डिस्काउंटिंग। क्या चीज़? नहीं, जब आप चौथे से ऑनवर्ड कर रहे हैं तो ये इसको एक किस्म का ये 1 to infinity समझ रहा है, इसको 0 समझ रहा है। पीछे आता है एक पीरियड, यहाँ से पीछे जाना है तो ये रेस पर 4 नहीं होना, 1.10 रेस पर -3 होना है। ये बात ज़रा बच्चों को समझ नहीं आती। ये क्या किया सर ने? एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने बल्कि डायरेक्ट इधर ही कर ले, मैंने जो आपका ये फॉर्मूला सॉल्व करके आंसर आता है ये ईयर 3 पे आता है, 3 से उसको ओरिजिनल 0 पे लेके जाना है। बताएं जी क्या आता है? चलो कितना आता है? 51.28। ये बात आपको अगर नहीं समझ आई ना तो परपेचुटी का लेक्चर जाके रिवाइज करें। जिसको ये बात समझ नहीं आई, वहाँ मैंने कहा था, वहाँ हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर आपकी परपेचुटी है, इसको डिलेड परपेचुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलेड परपेचुटी, जो ईयर 1 के बाद शुरू हो रही है। तो आपकी मैंने कहा था इनकी तो पीवी अपनी अपनी सही निकल आती है। जब आप ये चौथे से ऑनवर्ड को सॉल्व करते हैं तो इसकी पीवी ईयर 3 में निकलती है। इस आंसर को खींच के दोबारा 0 पे लेके जाना, ओरिजिनल 0 पे। और वो एनुइटी से नहीं, वो सादी डिस्काउंटिंग होगी। वो क्या होगी? तो वो सादी डिस्काउंटिंग 50 क्या निकाला आपने? इस सारे को अब आप जमा करेंगे तो ये जो टोटल पीवी आएगी ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है। यानी बच्चे कहते हैं सर आप इसका मतलब है सारी जगह यही बताना चाह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो पीवी निकाल लो बस।
पीवी निकालो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब भी मार्केट वैल्यू निकालनी होगी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 67.16। चलें अब आप करेंगे प्रैक्टिस 67.16। इस मेथड से केई नहीं निकालते, ये विद ग्रोथ वेरिएबल ग्रोथ वाले से केई नहीं निकालते हम, ये हमारे स्कोप में ही नहीं है, इससे केई नहीं निकलती, ये तो है ही सिर्फ मार्केट वैल्यू के लिए, ये खुद बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इससे केई निकालना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे वो निकल आती है लेकिन हम नहीं निकालेंगे, हमारे स्कोप में नहीं है। बात समझ आ रही है। क्रॉस, क्रॉस का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आनी नहीं, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो मेथड से आनी है, विदाउट ग्रोथ, हाँ फिर वो मैंने क्यों कराया, ये मार्केट वैल्यू के लिए कराया है, इसको रीअरेंज करके केई हमारे स्कोप में नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। समरी क्या बनी, ले जी समरी क्या बनी, ये देखें जी समरी ये बनी, अभी तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, हाँ जी समरी ये बनी, समरी ये बनी कि हम कैपम से मार्केट वैल्यू निकालना चाहें तो नहीं निकलती, कैपम है ही केई निकालने का मॉडल, तो केई निकालना चाहें तो निकल सकती है, ठीक है। वो फॉर्मूला था आर एफ प्लस बीटा, कैपम से मार्केट वैल्यू नहीं निकलती, कैपम से तो सिर्फ केई निकलती है, मार्केट वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। आ जाए, अच्छा इसके बाद एपीटी मॉडल, कौन सा मॉडल है, एपीटी का जो मॉडल है, इससे अगर आप मार्केट वैल्यू निकालना चाहें तो मार्केट वैल्यू नहीं निकलती, लेकिन इससे केई निकल सकती है, और वो केई कैसे निकलेगी, वही आपका आर एफ प्लस बीटा 1 माइनस आर एफ प्लस, मैं दो ही लिख रहा हूँ फिलहाल, अभी बड़ी लंबी बन जानी है, ठीक है जी। एपीटी हो गया। अच्छा आज है जी तीसरा तरीका हमारा है डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद नो ग्रोथ, मैं इनको अलग-अलग लिख रहा हूँ, नो ग्रोथ जी जनाब। इससे मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद नो ग्रोथ से मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, आपने ये समरी बनानी है प्रिंटर के एक सफ़े पे, हाँ जी किस पे बनानी है, प्रिंटर के सफ़े पे इस तरह का फ्लो चार्ट समरी बनानी है अपने लिए, और ये ले के आनी है, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो आप होंगे सब मिक्स मुक्स कर देंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समरी बना के लाएंगे, ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे, ऐसी ऐसी, ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये भी, अगर आप फॉर्मूला सामने रख के करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा वो याद ही हो जाना, या फॉर्मूला शीट ले आए, ये स्लाइड तो हाँ अपलोड होती है, लेकिन हाँ ये हो जाएगी, तो ये आपने इसका ही नहीं प्रिंट निकालना, खुद अपने पप्पू वाले हाथों से लिख के लानी है ठीक है। वैसे या फॉर्मूला शीट में मार्क कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वहाँ है बिखरे हुए, वहाँ क्या है बिखरे हुए। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जी, डिविडेंड मॉडल के मुताबिक डी डिवाइडेड बाय के, और अगर आपने के निकालनी हो डी ओवर एम बी, ठीक है। अच्छा आ जाए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ, तो इसमें अगर आपने मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो वो था D1 ओवर के माइनस जी, और अगर आपने इसमें के निकालनी है तो वो बनेगा D1 ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। आखिरी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद, ये वैसे नोट्स पे भी बना हुआ है फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट नोट्स पे भी बना हुआ है, विद वेरिएबल ग्रोथ। इसके दो स्टेप्स हैं मार्केट वैल्यू निकालने के, पहला क्या है फ्यूचर डिविडेंड्स निकालें, दूसरा स्टेप क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स निकालें एट के, और इसमें के नहीं निकालनी, हमारे स्कोप में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। पता लग गया, समरी बन गई। अभी बात एक रहती है, वो बात क्या है, ग्रोथ कैसे आती है, ग्रोथ कैसे आती है। अच्छा दो बातें बतानी है, लेकिन एक बात पहले बताऊंगा फिर दूसरी बात बताऊंगा, वो बात क्या है, ख़ास तौर पर जब आप डिविडेंड मॉडल इस्तेमाल करते हैं के निकालने के लिए, डिविडेंड मॉडल ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इनके लिए बता रहा हूँ,
जब क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू दी जाती है, क्या है, जब आप निकाल रहे होते हैं तब का मसला नहीं है, जब भी एग्जामिनर आपको मार्केट वैल्यू देगा, क्या देगा, डिविडेंड मॉडल के लिए ये बता रहा हूं आपको, नोट एक छोटा सा, अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर आपको गिवन हो, अगर आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन हो तो आई कैप उसके साथ लिख देता है मार्केट वैल्यू छोटा सा एक्स डिव, मार्केट वैल्यू एक्स डिव, एक्स डिव का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, या आई कैप लिख देता है उसके साथ मार्केट वैल्यू के साथ कम डिव, CUM, कम डिव। ये कब लिखता है, जब आई कैप आपको मार्केट वैल्यू खुद देता है और आपने डिविडेंड मॉडल लगाना हो। कैपा में तो लेते नहीं मार्केट वैल्यू, APT में भी नहीं, लेकिन डिविडेंड मॉडल लगाना है और उसने आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया है, मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिविडेंड और मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड, क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड पूरा लफ्ज है, कम का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव ऑफ द डिविडेंड, इसमें मार्केट वैल्यू में डिविडेंड शामिल नहीं है। और यहां जो आपको मार्केट वैल्यू दी होगी उसमें आज का रीसेंट डिविडेंड शामिल है। मार्केट वैल्यू में क्या शामिल होता है, इधर मार्केट वैल्यू एक्सक्लूड्स रीसेंट या करंट डिविडेंड और इसमें मार्केट वैल्यू इंक्लूड्स रीसेंट डिविडेंड। हमें जो हर दफा चाहिए ना, हमें एक्स डिव रकम चाहिए होती है हर दफा, हमें कौन सी रकम चाहिए, कम डिव चाहिए ही नहीं। अगर उसने एक्स डिव दी हुई है नो प्रॉब्लम, अगर उसने कम डिव दी हुई है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूले के नीचे आनी है ना वैल्यू, वो एक्स डिव आनी है। क्या आनी है, तो कम डिव से एक्स डिव में कैसे जाएंगे, जो उसने आपको मार्केट वैल्यू एक्स डिव अगर चाहिए वो निकालनी हो तो जो मार्केट वैल्यू कम डिव दी होगी उसमें से जो रीसेंट डिविडेंड है वो माइनस कर दें, रीसेंट D0 रीसेंट डिविडेंड, ठीक है, जो उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मार्केट वैल्यू ये आज की है तो आज का डिविडेंड माइनस करना है। करंट मार्केट वैल्यू दी होती है आपको सवाल में, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये तो रट्टा आपने बता दिया, एक्स डिव कम डिव क्या होगा, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा, और किन हालात में एक्स डिव प्राइस होती है और किन हालात में कम डिव होती है, इसके पीछे अंडरलाइंग लॉजिक बताएं। ये कम डिव क्या है, एक्स डिव क्या है, तो ये लॉजिक समझ लें, रट्टा तो आपने लगा लेना है। ये बता दूं, ये बता के फिर मैंने खामोश हो जाना है, फिर प्रैक्टिस ही करनी है आपने। ये मैं अब आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहा है तो ये कोई मसला नहीं, लेकिन ये ऊपर वाला रटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड अनाउंसमेंट और डिविडेंड पेमेंट। अभी हाल दो मैं जो ये एग्जांपल लूंगा इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके शेयर की मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है 25 रुपए का एक शेयर है, सारा साल जो प्राइस प्रिवेल करती है वो बाय डिफॉल्ट एक्स डिव होती है। क्या होती है, एक्स डिव। तो एक कंपनी का शेयर है जो 25 रुपए का ट्रेड हो रहा है, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि जनाब हम आपको महीने बाद या हफ्ते बाद 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे। कितना, इसका मतलब है जिस इन्वेस्टर के पास भी शेयर है 25 रुपए तो उसकी मार्केट वैल्यू थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनाउंसमेंट के बाद उसके साथ एक बेनिफिट नथी हो गया, अटैच हो गया, यानी मिलना नहीं, अभी वो अनाउंस हुआ है, मिलना कब है, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 माह, जब मिलना है। तो इन्वेस्टर को ये बेनिफिट नजर आ गया, पता लग गया, अनाउंसमेंट होती है पता लग जाता है। अब उस इन्वेस्टर से कोई भी कहता है मुझे शेयर दे दो,
मैं लेना चाह रहा हूँ शेयर, तो वो इन्वेस्टर कहेगा 25 का तो मेरा ओरिजिनल शेयर था, 5 रुपये अब इसके साथ एक बेनिफिट अटैच हो गया है। वो कहता है मैंने अगर इसको दे दिया ना तो वो तो बेनिफिट चला जाएगा, सारा साल मैंने शेयर रखा है। तो वो क्या करता है, वो कहता है जनाब मेरे शेयर की अब जो प्राइस है वो 30 रुपये है, घंटा पहले समझ लो 25 थी और अब 30 है। वो कहेगा हैं ये क्या किया आपने? आप कहेंगे जनाब कंपनी की अभी एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है और वो डिविडेंड मेरा हक है। नहीं बात समझ आ रही? यानी हर इन्वेस्टर जो होता है वो बड़ा सियाना होता है। वो कहता है 25 का मेरा शेयर है, 5 रुपए है, डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई है। वो कहता है मेरे शेयर की अब मार्केट वैल्यू 30 रुपए है, किसी ने मुझसे शेयर लेना है 30 रुपए का, लो भाई। अब वो जो 30 रुपए है ना उसके अंदर असल में वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि जिसको मैं शेयर बेचूं वो डिविडेंड ना खा सके, वो फायदा ना ले सके, मैं इसको शेयर बेच के इससे अभी डिविडेंड ले लूं या मैं कंपनी से ले लूं, लेकिन डिविडेंड मैंने ही लेना है जिस इन्वेस्टर के पास वो पड़ा हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर मेरे से को कहता है शेयर मुझे दे दो, मैं कहता हूँ 30 रुपए का दूंगा, इसका मतलब है जब मैं 30 रुपए का दूंगा तो मैंने शेयर की असल रकम भी रिकवर कर ली और डिविडेंड भी रिकवर कर लिया। कल को जब डिविडेंड मिलेगा उसको जब मिलेगा तो वो अपना क्या करेगा, 5 रुपए का अगर उसको मिलता है, ये डिपेंड करता है डेट कौन सी है, तो अगर उसको मिलता है तो उसने मुझे 30 रुपए दिए हुए हैं, 5 रुपए उसको अगर मिल गए तो उसको नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 25 की। लेकिन ऐसा होता नहीं, वैसे होता यही है कि क्योंकि आपने उसको बेच दिया तो 30 रुपए का डिविडेंड शेयर आपने बेचा तो 25 आपको मिल गए शेयर की असल कीमत, और 3 रुपए कह रहा हूँ कितने, 5 रुपए आपने उससे रिकवर कर लिए। समझ आ रही है बात आपको? हमने किससे रिकवर करने हैं? या कंपनी से रिकवर कर लो या किससे रिकवर कर लो? जिस इन्वेस्टर को बेचे हैं। अच्छा होता क्या है, हम कहते नहीं जी हमने नहीं बेचने शेयर, कुछ बेचेंगे कुछ नहीं बेचेंगे। ये शेयर किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है? 30 रुपए पे। इस प्राइस को क्या बोला जाता है? क्योंकि इसमें 25 असल कीमत है और 5 रुपए इसके अंदर डिविडेंड शामिल है, वो रखे रखते हैं कुछ शेयर होल्डर, ठीक है। अब उनको कंपनी से डिविडेंड मिल जाता है, कंपनी डिविडेंड पे कर देती है और इन्वेस्टर को कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है। जिस दिन डिविडेंड रिसीव हो जाता है ना कंपनी से, वो कहते हैं लो जी बेनिफिट रियलाइज हो गया कैश में। वो दोबारा शेयर की प्राइस क्या डिमांड करते हैं, हालांकि वैसे इतने दिनों में तो प्राइस ओरिजिनल भी फ्लक्चुएट करेगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शेयर की प्राइस 25 रुपए ही रहती है ओरिजिनल प्राइस। उनसे कोई इस पॉइंट पे मांगता है वो कहेगा 25 रुपए है, इस पॉइंट पे मांगता है 25 रुपए। डिविडेंड अनाउंसमेंट और डिविडेंड पेमेंट के दरमियान हफ्ता 2 हफ्ते महीने का जितना ये टाइम है, उसके दरमियान जो शेयर की प्राइस होगी वो क्या होगी? वो कम डिव प्राइस होगी। क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं? तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में वो कह दे कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द डिविडेंड, क्या लिखा हुआ है? कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, खाली ये लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी पे नहीं हुआ, अनाउंसमेंट हो गई है, पे नहीं हुआ, तो ये टाइम पीरियड है। ये अल्फाज लिखे हो ना, ये अल्फाज लिखे हो तो हमेशा कम डिव प्राइस होगी। कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड डिविडेंड। अगर अनाउंस के आगे पेड भी लिख दिया तो काम, दोनों काम हो गए हैं। कंपनी रिसेंटली अनाउंस द डिविडेंड लिख दे तो इस केस में प्राइस कौन सी होगी? मार्केट वैल्यू कम डिव। अगर वो कह दे कंपनी रिसेंटली डिक्लेयर्ड द डिविडेंड बट नॉट पेड एज येट, अभी तक अदा नहीं किया, तो ये भी मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम डिव। अच्छा अगर वो कह दे कंपनी इज अबाउट टू पे, अबाउट टू पे का मतलब होता है अभी दिया नहीं, देने वाले हैं। अबाउट टू पे का मतलब बस अभी करीब करीब, अबाउट टू पे इट्स रीसेंट डिविडेंड, रिसेंटली डिक्लेयर्ड डिविडेंड। कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो देने वाली है, अभी तक दिया नहीं। अबाउट टू जब भी आता है वो फ्यूचर के लिए होता है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो बेटा इस केस में भी आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? कम डिव है। बाकी सारे केसेस में अगर साइलेंट हो या लिखा हो कंपनी अनाउंस्ड एंड पेड, या कंपनी पेड खाली लिखा हो डिविडेंड, बाकी सारी सिचुएशन में कुछ नहीं कहता है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? एक्स डिव होगी। ऑल अदर सिचुएशंस, ये 3 अल्फाज याद कर ले, बाकी सारी सिचुएशन में मार्केट वैल्यू क्या होगी? खाली अनाउंस्ड हो
अनाउंस बट नॉट पेड, या अबाउट टू पे वाला लफ्ज लोगों को याद नहीं रहता, ये इंग्लिश जरा उसने मार्क मारता है इंग्लिश की। अबाउट टू पे का मतलब है डिविडेंड अनाउंस हो गया, अभी तक अदा नहीं हुआ। ठीक है, बस बात मुकम्मल, मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट। अब सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, करें जी प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग नहीं बंद करनी, प्रैक्टिस करें जी। आ जाए, ब्रेक ही ब्रेक है। एग्जाम्पल 7 करें, और नहीं 7 नहीं है, 8 हो जाएगी अब। ये आपने को 4-5 करनी है, छोटी छोटी हैं यार, थक गए हो। हाँ जी, ले चुका होता है, या उसका प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। हमने पीवी फ्यूचर डिविडेंड्स की निकालनी है, नहीं भी लिया उसने, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स की निकालनी है, करंट डिविडेंड की नहीं। चलें जी, करें जी एग्जांपल, ब्रेक ले लें को 5 मिनट, फिर करें। ये बंद कीजिएगा रिकॉर्डिंग, पानी शानी पी लें। ये एग्जांपल करने के लिए दी थी, क्या निकालना है इसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो डाटा सारा दिया हुआ है, जो घर से करने वाले हैं वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। बता सकते हैं कि पहले का क्या आंसर है, 5% जी। 7.5 का डिविडेंड है, और मार्केट प्राइस एक्स डिव दी है 150। कितना आंसर आता है, 0.05, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 5%। इस चैप्टर के सारे आंसर परसेंटेज में है। यहां मार्केट प्राइस कम डिव दी हुई है, चलो कम डिव दी हुई है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। और डिविडेंड पेड है, लिखा हुआ है पेड नहीं, टू बी पेड, अबाउट टू बी पेड है, ठीक है। तो 15 रुपए का डिविडेंड, कम डिव प्राइस है तो इसको एक्स डिव में कन्वर्ट करना है, कम डिव प्राइस को एक्स डिव में कन्वर्ट करना है, तो मेरा ख्याल है 10% आता है आंसर। तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये लफ्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को कहते हैं। 10 मिलियन दिया हुआ है, और डिविडेंड भी टोटल में ही दिया हुआ है, कोई मसला नहीं, टोटल में भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो सी पार्ट का आंसर क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड है 1.5 मिलियन, मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, 10 मिलियन, 0.15 या 15%। अच्छा, इसके बाद क्या है, मार्केट प्राइस 120 रुपये है, डिविडेंड जस्ट पेड 24 है, और डिविडेंड में ग्रोथ कितने परसेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो ग्रोथ का दिया हुआ है D1 ओवर मार्केट वैल्यू, ओ सॉरी, हाँ, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। तो जी कितना दिया हुआ है, हाँ जी, जी हमें दिया हुआ है 5%, तो फॉर्मूले में ओपन कर लें 0.05, इसमें मजबूरन परसेंटेज ओपन ही करनी है, तो गलती हो जाती है। D1 निकालना है, तो आज का रीसेंट डिविडेंड था 24, तो 24 इंटू 1 प्लस 0.05, तो 25.2, और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, तो आप इसमें डाटा प्लग इन करेंगे, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 120 रुपये है, एक्स डिव प्लस जी 0.05, 26%, ठीक है। अच्छा जी, लिख लें। अब आपने घर से कौन सी एग्जाम्पल करके लानी है, बल्कि एक आधी करें, सॉरी एक दो आधी करें, फिर छुट्टी दे रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं बस। तो आ जाए जनाब, एग्जाम्पल 2 करें, बल्कि 2 तो बहुत ही आसान है, हाँ ठीक है, ये 2 ही करे बस, फिर ऑफ है। एग्जाम्पल 2, इसमें मैं मार्केट वैल्यू करवा रहा हूँ, आपने निकालनी है। क्या निकालनी है, वैसे मुझे ये पहले करानी चाहिए थी, लेकिन चलो मैंने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ज़्यादा प्रैक्टिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी की है। मार्केट वैल्यू की एग्जांपल इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई मैंने, क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि इस प्रॉपर एक चैप्टर है इसका, वहाँ करेंगे। ये तो बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए करा दिया कि यार पता होना चाहिए, सारे टीचर तकरीबन करा देते हैं कि यार इधर कराओ, बाद में दोबारा भी करा देंगे जी। करें ये एग्जाम्पल, बस ये एग्जाम्पल करें, तो हम इसको फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे, बस आप इसको रोक दें ज़रा। अच्छा जी जनाब, ये एग्जांपल मैंने दी थी नोट्स की, ओ भाईजान सुन लें, नोट्स की एग्जांपल दी थी पहली सिचुएशन में। अच्छा, उसने कहा टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है, आपने अगर पर शेयर निकाली है तो नामुकम्मल सोल्यूशन है। टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है, 50,000 शेयर है, करंट डिविडेंड 10 रुपये है,
और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो ये सिंपली आपकी मार्केट वैल्यू पर शेयर आएगी 10 रुपये डिवाइडेड बाय 0.10, तो 100 रुपये आता है शायद। एक शेयर 100 रुपये का है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आंसर आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू का 5 मिलियन। ये हो गया ए पार्ट। अच्छा जी, बी पार्ट में कहता है 10,000 शेयर्स हैं, टोटल डिविडेंड दिया हुआ है। तो अगर टोटल डिविडेंड दिया है तो मैं टोटल डिविडेंड भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले में, ग्रोथ कोई नहीं है, के 15% है, या इसको पर शेयर कन्वर्ट करो डिविडेंड को, लंबा चक्कर है। तो मैं यहाँ पे टोटल ही निकाल देता हूँ मार्केट वैल्यू, कोई मसला नहीं। टोटल डिविडेंड 5 लाख, कोई पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 0.15 शॉर्टकट लगा रहा हूँ। क्या आंसर आ जाता है? 3.33 मिलियन, ऐसे ही है। तीसरा आ जाए, कहता है 1 मिलियन शेयर्स हैं, डिविडेंड पेड है 10 रुपये, ग्रोथ है 5%, तो ये D0 दिया हुआ है, और के ई है 15%, तो आपने मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है बाद में इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी करते होते हैं, अगर आपने माइनस जी ना किया तो गलत होगा। तो पर शेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी, D1 कितना आता है, 10 रुपये को 5% ग्रो करें तो 10.05, के ई कितना है 15%, और जी है 0.05, 10.5। एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 105 रुपये शायद। 105 रुपये का एक शेयर है, 10,000 शेयर्स अगर हों, 1 मिलियन, अच्छा 1 मिलियन शेयर्स हैं सी पार्ट में, ठीक है। तो 105 मिलियन आपका आंसर है। इसके बाद जो डी पार्ट है वो कहता है कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, अगले 5 साल तक डिविडेंड कांस्टेंट रहना है, अगले 5 साल तक डिविडेंड कांस्टेंट रहना है। उसके बाद डिविडेंड यानी छठे साल से, देन का मतलब है 5 के बाद, छठे साल से 5% ग्रो करेगा परपेचुटी पे। तो अगर टाइमलाइन बनाए ज़रा जी, अगले 5 सालों का डिविडेंड दिया हुआ है कितना, 10 रुपये। छठे से ऑनवर्ड, छठे से ऑनवर्ड ग्रोथ है 5%, तो 10 रुपये को ग्रो कर लें 0.05, तो मेरा ख्याल है 10 लो जी। फ्यूचर डिविडेंड्स तो मैंने निकाल ही लिए, बल्कि वो हमारे पास हैं स्टेप 1 में फ्यूचर डिविडेंड्स, वो मैंने ऊपर ही निकाल लिया, मेरा ख्याल उसने दिए हुए हैं, पहले साल का, दूसरे साल का, सारे सालों का, बल्कि इसको एनविटी से कर ले तो बेहतर है। पहले 5 सालों में 10 रुपये है, छठे से परपेचुटी पे डिविडेंड कितना है 10.50। अब इसकी आपने निकालनी होती है प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड्स की, फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है के ई पे। के ई कितनी दी हुई थी 15%, तो वो है, मैं ये टेबल बनाता हूँ, ईयर्स कॉम्प्यूटेशन और पीवी। तो पहले 5 सालों में डिविडेंड क्योंकि 10 रुपये पर शेयर है, तो इस पर एनविटी लग सकती है, सादी पीवी भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.15 माइनस 5। एनविटी से टाइम बचाया है, अगर आप एनविटी के बगैर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ये 10 रुपये सेम है, तो इकट्ठी पीवी निकाल लें। सॉरी 30.35 पर शेयर, ऐसे ही है। छठे साल से ऑनवर्ड इन्फिनिटी पे, वहाँ आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D6 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, इससे परपेचुटी की पीवी निकल आएगी अभी, यानी ये आंसर इधर निकलेगा अभी। तो आप क्या लिखेंगे 10.5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय के ई 0.15 माइनस 0.05, तो ये 105 रुपये आ जाएगा, 105 रुपये। आगे फिर इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। अब ये क्योंकि छठे साल से ऑनवर्ड था, ये यहाँ पे आ गया आंसर 105 रुपये, इसको बैक लेके जाना है, तो 1.15 रेस पर माइनस 5, 52.20, तो ये दोनों जमा कर लें, 82.55 रुपीज़ पर शेयर।
अच्छा टोटल कैसे आएगी, टोटल मार्केट वैल्यू उसने पूछी है, तो एक शेयर क्योंकि 82 का है तो 10,000 शेयर्स हैं, पर शेयर इंटू 10,000 शेयर्स दिए हुए हैं, 8,25,500 इज द टोटल मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया। अब होमवर्क लिख लें जो आपने करके लाना है, होमवर्क करके लाना है। नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी होगा, किस दिन होगा कोई पता नहीं। एनपीवी इसका नहीं, इसका तो अभी स्टार्ट हुआ है ना बेटा, एनपीवी वाले चैप्टर का एक ही सवाल में एनपीवी भी होगी, आईआरआर भी होगी, पेबैक भी होगी, मॉडिफाइड आईआरआर भी होगी, वो सवाल 1.5 घंटे का होगा, प्रैक्टिस करानी है ना मैंने आपको, कंप्यूटर पे होगा, अपना सॉफ्टवेयर लेकर आना है, सवाल प्रिंट करवा के मैं लाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, यही है, सब कुछ होगा, टेस्ट है ना, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, टेस्ट में कोई बदीद हो जाता हूँ टेस्ट आता तो। अच्छा अभी मैं क्या बताना चाह रहा था, पता नहीं मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ आपने कौन सी एग्जाम्पल घर से करके लानी है, क्या, हाँ वो देखनी पड़ेगी, तभी तो मैंने टेस्ट अनाउंस किया है। एग्जाम्पल 3 नोट कर लें जी, नोट्स की एग्जाम्पल 3 होमवर्क है, लेकिन ये आप मंडे ट्यूसडे को करके आ जाए, मंडे को कराए, टेस्ट तैयार लेकिन लाजमी है जी। एग्जाम्पल 3 4 हम कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, 6 भी कर चुके हैं, अच्छा जी 8 भी कर चुके हैं मेरा ख्याल है, 7 यहाँ पे ये एपीटी में आनी है, एक एग्जाम्पल वो मैं कॉपी कर लूँगा, अच्छा जी 8, एग्जाम्पल 9, 10 लिखते जाए ज़रा, 10, हाँ नहीं नहीं 8 कर ली हुई है ना, 9 से लेकर छोटी छोटी एग्जाम्पल लेंगे, वो सवाल का वो किधर गया, क्या मांगा है, हाँ जी 9 से 14 तक, ग्रोथ रेट बताया नहीं मैंने, जी और भाईजान नहीं, 9 से क्या करनी है आपने 14 तक, 15 नहीं करनी, नहीं करनी, 16 नहीं करनी, 17 नहीं करनी, 18 नहीं करनी, 19 करनी है, 19 करनी है, 20 करनी है, ठीक है, क्या कहते हो 20 करनी है, उम्मीद है 3 करनी है, 9 से 14 है शायद, और 19-20 छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं, उसके नीचे जवाब भी दिया, कई लोग कैलकुलेटर पे ही करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप लिख के करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, अदरवाइज़ बाकी ज़बानी कलामी करेंगे कोई नहीं, जब टेस्ट होगा तो गलतियाँ करेंगे। तो जो आपका टेस्ट है वो कब है जनाब, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टेस्ट तैयार करें वो भी दें, तो टेस्ट आपका है एनपीवी वाले चैप्टर का, वो पूरा चैप्टर 1, पूरा चैप्टर 1 मंडे को ना ले, क्यों मंडे को आप शायद ना आ सकें, अच्छा चलो ट्यूसडे को ले लेंगे, वेडनेसडे को ले लेंगे, वजह सरप्राइज टेस्ट नहीं दिया जाता, चलो ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है 1.5 घंटा टेस्ट होगा, 1.5 घंटा क्लास होगी, 1.5 घंटा मैक्सिमम हो सकता है कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, समझ आ रही है। फर्स्ट हाफ में देंगे सेकंड हाफ में, और फ्रेश चल नमाज के बाद कर लेंगे, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।